हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो अपनी आज की क्लास में हम लोग अपने चैप्टर चेंज एंड डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्रियल सोसाइटी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अपनी प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके थे कि किस सेक्टर में कितने कितने लोग इंगेज थे। बेसिकली मैंने बताया था आपको डेटा फैक्ट्स एंड फिगर इतना ज़्यादा क्रैम करने की रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि अब हम आगे बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की। तो देखिए ये आप लोग पढ़ चुके हैं अपनी बेसिक क्लासेस में, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे प्रॉपर मैंने इसको नोट डाउन किया है। तो आप लोग भी इसको साथ साथ में कॉपी पेन लेके प्लीज़ लिख लीजिए। तो हम क्या बात करें कि एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। तो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की अगर बात की जाए तो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर जो होता है वो होता है दो टाइप का। वन इज ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनदर इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर की हम बात करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर को हम फॉर्मल सेक्टर भी बोलते हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इनफॉर्मल सेक्टर भी कहा जाता है। वहीं अगर हम वर्ड यूज करें तो इसको हम एक और वर्ड दे सकते हैं, दैट इज इंस्टीट्यूशनल, और इसको हम कहेंगे नॉन इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए जब आप किसी बैंक या प्रॉपर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में हम बात कर रहे हैं तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं जनरली यहाँ पे 10 से ज़्यादा लोग काम करेंगे पूरे साल में। जनरली यहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करेंगे। ऐसे सेक्टर को हम कहेंगे कि वो एक फॉर्मल या ऑर्गेनाइज सेक्टर है। यहाँ पे जनरली काम करने के जो वेजेस होते हैं, जो सैलरीज वगैरह होती हैं, वो अमाउंट फिक्स होता है। ये प्रॉपर रूल्स, देखो फॉर्मल जब भी वर्ड आ रहा है ना तो फॉर्मल मतलब है कि कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो फॉलो की जा रही होंगी, राइट। जब भी वर्ड क्या आ रहा है, फॉर्मल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन है वो यहाँ पे फॉलो किए जा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फीचर्स जो है वो डिफरेंस फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं। तो ये सेपरेट इसके फीचर्स भी हो जाएंगे और इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉय होते हैं पूरे साल में। और यहाँ पे नंबर जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नंबर कुछ भी फिक्स नहीं होता। यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर जनरली गवर्नमेंट के साथ जो होता है, यहाँ पे ये रजिस्टर होता है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का कोई मतलब नहीं है। और जब रजिस्ट्रेशन का मतलब नहीं है तो गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई भी कंट्रोल, कुछ रोल नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट इंश्योर दैट एम्प्लॉयज गेट प्रॉपर सैलरी। यहाँ पे जब गवर्नमेंट का कंट्रोल है, गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर है, तो गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि लोगों को प्रॉपर क्या मिले, एम्प्लॉयज को सैलरी, अलाउंसेस, वेजेस एंड पेंशन। बेसिकली सैलरीज वगैरह और प्लस आफ्टर रिटायरमेंट के बाद के कुछ बेनिफिट होते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन लोगों को प्रॉपर मिले। ठीक है, अलायंसेस बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, अलायंसेस पर्क्स बोले जाते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट जो होते हैं वो क्या इंश्योर करती है, गवर्नमेंट इंश्योर करती है। लाइक रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी का पैसा मिलना, प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलना, ये सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई फिक्स सैलरी नहीं होती और जो भी मतलब अमाउंट है वो इनको बहुत कम, मतलब जो रिटर्न मिलता है, जो सैलरी मिल रही है वो इनको बहुत कम मिलती है। वही बात करें प्रॉपर, यहाँ पे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं और यहाँ पे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जाते हैं। यहाँ पे पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट के एक स्केल के हिसाब से मिलती है और रेगुलर पेमेंट मिलती है। आप देखते होंगे बहुत सी जगह पे जॉब के लिए आता है तो लिखा होता है 6th पे स्केल है, 7th पे स्केल है। तो ये गवर्नमेंट की पे स्केल, एक जो गवर्नमेंट ने बेसिक पे स्केल बना रखी है जॉब्स के लिए, यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग पेमेंट मिलती है। और यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, जॉब्स जो होती हैं वो कंपैरेटिवली उनके बदले जो पेमेंट है वो कम दी जाती है और जॉब जो होती है वो उतनी रेगुलर नहीं होती है। ठीक है, ये लोग ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, फॉर्मल है, अपनी बात मैनेजमेंट तक पहुंचानी है, कुछ बात पे एग्री नहीं कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है तो ग्रुप बनाएंगे, एक ट्रेड यूनियन बनाएंगे और अपनी बात ये आगे तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे ट्रेड यूनियन का कोई भी मतलब नहीं है, आपको अपने एम्प्लॉयर के हिसाब से टर्म्स कंडीशंस पे फॉलो करना होगा और आप जनरली यहाँ पे कंप्लेन और जो बेसिकली यूनियंस वगैरह इस सब टाइप की चीज़ें नहीं कर सकते हो। वहीं हम बात करें, ऑब्वियस बात है, रूल्स रेगुलेशन है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी जो है वो रहती है। वहीं यहाँ पे कोई भी जॉब सिक्योरिटी आपके पास नहीं रहती। जब भी एम्प्लॉयर चाहे वो आपको जॉब से निकाल सकता है और आप कुछ भी क्लेम इस चीज़ में नहीं कर सकते हो। ठीक है, वहीं यहाँ कहा जा रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्री होती हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं प्रॉपर, वहाँ पे मेजोरिटी लोग फॉर्मली एम्प्लॉयड होते हैं। नॉर्मल सी बात है ना, डेवलप कंट्री है तो एम्प्लॉयमेंट अच्छी मिल रही है। एम्प्लॉयमेंट अच्छी और तरीके से मैनेजमेंट क्यों चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे जनरली लोग फॉर्मली एम्प्लॉयड हैं, जो गवर्नमेंट के पास प्रॉपर रिकॉर्ड डेटा अवेलेबल है उनका। इंडिया जैसी कंट्री की मैं बात करूँ तो इंडिया जैसी कंट्री में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक बहुत ग्रेट परसेंटेज, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। क्लियर। इसके अलावा हम लोग आगे टॉपिक देखें तो हमारा टॉपिक है सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब सोसाइटी में सोशल फॉर्म में देखें तो क्या इम्प्लीकेशन पड़ रहे हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के। तो देखिए जो हमने देखा वही कंसेप्ट है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में अपने प्रॉपर फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं,
प्लस ऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन और ये सब है तो यहाँ पे पेपर वर्क होता है। तो रिक्रूटमेंट मतलब जिस तरीके से आपको काम दिया जा रहा है, रिक्रूटमेंट मतलब जब बुला के आपको काम दिया जा रहा है वो एक ट्रांसपेरेंट तरीका होता है, मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को चीज़ें क्लियर होती हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों, ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होता है, फेयरनेस और क्लियर होना चीज़ें। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को चीज़ें क्लियर होती हैं, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड भी प्लस पेमेंट से रिलेटेड भी। जनरली पहले ही आपकी पेमेंट फिक्स कर दी जाती है कि इस सैलरी पे हम आपको अपॉइंट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो पहले से ही फिक्स होती हैं जनरली इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। यहाँ पे हमने देखा था जॉब सिक्योरिटी मिलती है, हम प्रायर नोटिस के बिना किसी भी एम्प्लॉय को रिमूव नहीं कर सकते हैं। अगर हमें किसी एम्प्लॉय को निकालना भी है तो वी विल गिव द प्रायर नोटिस टू दैट एम्प्लॉय। यूनियंस फॉर्म कर सकते हैं, अपनी बात मैनेजमेंट तक ले जानी है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, यूनियंस भी फॉर्म कर सकते हैं। प्लस इनको बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मैंने आपको अभी बताया था, पर्क्स मिलेंगे, ग्रेट्युटी मिलेगी, प्रोविडेंट फंड, ट्रैवल अलायंस, ये सब ट्रैवलिंग का कुछ खर्चा है, प्रोविडेंट फंड इनको मिलता है, रिटायरमेंट के बाद ग्रेट्युटी का अमाउंट, ये सब चीज़ें इनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलती हैं। वहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। अब क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वाई देयर हैव बीन कम्युनल राइट्स, वाई देयर हैव नेवर बीन कम्युनल राइट्स इन अ प्लेस लाइक भिलाई। देखो ये बुक में छोटा सा जिक्र किया है एक एग्जांपल, तो कुछ क्वेश्चन आ गया इस टाइप का, तो आपको पता होना चाहिए ना कि भिलाई जैसी जगह में कोई भी कम्युनल राइट्स क्यों नहीं हुए हैं। तो बेसिक रीजन है कि भिलाई जो है ना वो पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया को अपॉइंट करता है काम के लिए, ठीक है, वो इनवाइट करता है कि हर जगह से इंसान जो है, वो पर्सन जो है, जो एम्प्लॉय है वो आके अप्लाई कर सकते हैं और वो आके जॉब कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिक्स ऑफ कल्चर, मिक्स ऑफ लैंग्वेज, लोगों को क्या हो रहा है, सब चीज़ें जानने का मौका मिल रहा है, मिक्स ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, पीपल आर वर्किंग, और तो डाइवर्सिफाई फॉर्म में वर्क हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये यहाँ पे रीज़न है जिस वजह से यहाँ पे भी तक भी हमें कोई कम्युनल राइट्स जैसी कहानी इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिली है। आगे यहाँ पे टॉपिक है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द अर्ली ईयर्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया की बात हुई, देखो इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया 1947 में, हमें पता है इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ, 1947 में। तो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का कंसेप्ट था अर्ली ईयर्स में, ये क्या था, मैंने आपको पहले बताया कि जो अर्ली सोशोलॉजिस्ट थे ना वो ये देखते थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे। बट धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हमारे पास मॉडर्नाइजेशन आया तो हमने देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है और हमारे लिए ज़रूरत भी है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो बात की है वो की गई है कि जो पहली मॉडर्न इंडस्ट्री थी इंडिया में वो क्या किस किस चीज़ से रिलेटेड थी। ऑब्वियस बात है जो प्रोडक्शन हम कर पाएंगे ज़्यादा और अच्छे से वही चीज़ें होंगी, तो कॉटन, जूट, कोल, रेलवे, ये मॉडर्न इंडस्ट्री थी जो इंडिया में प्रॉपरली स्टार्टिंग में डेवलप होती हुई हमें दिख रही थी। और इंडिपेंडेंस के बाद लेटर ईयर्स में हमने देखा कि गवर्नमेंट टुक ओवर द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी। हम देखो मैं आपको बार बार मतलब मल्टीपल टाइम बता चुकी हूँ कैपिटलिज्म सोशलिज्म का कंसेप्ट। तो स्टार्टिंग में जब हमारे यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन नहीं थी, इन 1991 द कंसेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो था वो आया। उससे पहले सारा कंट्रोल जो था, जनरली जितनी भी चीज़ें थी वो किसके हाथ में थी, गवर्नमेंट के हाथ में थी। एंड इफ एनीवन वांट टू डू द ट्रेड एंड दिस, तो लिबरलाइजेशन नहीं थी, लाइसेंसिंग सिस्टम था, जिस वजह से ही लोग बहुत कम इन सब कामों में और एम्प्लॉयमेंट में एंटर करते थे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने राइट ले लिए, कमांडिंग हाइट्स ले ली इकोनॉमी की कि नाउ वी विल लुक आफ्टर द थिंग्स, हम चीज़ें डिसाइड करेंगे कैसे क्या होना है, ठीक है। अब उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद हुआ ये, इसमें अब लेटर ऑन क्या हुआ, देखो गवर्नमेंट काम कर रही है, हमें पता है दो मॉडल थे, राइट, हमें पता है दो मॉडल थे, एक मॉडल था प्राइवेटाइजेशन का मतलब कैपिटलिस्ट का, और एक था सोशलिज्म का, एक था कैपिटलिज्म का और एक था सोशलिज्म का। तो स्टार्टिंग में तो जनरली जितनी भी इंडस्ट्रीज कंपनीज थी वो अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल थी, लाइक डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर एंड माइनिंग। बट धीरे धीरे चीज़ें मतलब धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हुई और चीज़ें कुछ प्राइवेट हैंड में भी जाने लगी, जैसे कि ये सेक्टर कुछ धीरे धीरे प्राइवेट हैंड में गए थे। अब इंडिया की इकोनॉमी की मैं बात करूँ तो इंडिया की इकोनॉमी को क्या बोला जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ द कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। इंडिया ने जो फॉलो करा वो मिक्सचर ऑफ बोथ फॉलो करा। अब जो आज़ादी से पहले हम बात करें, इंडिपेंडेंस से पहले कुछ इंडस्ट्रीज थी, किस किस जगह पे होती थी, देखो पोर्ट सिटीज पे होती थी, पोर्ट सिटीज लाइक मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा। अब मैं पूछूं वाई, देखो हर स्टेप को क्वेश्चन करना है आपने, हर चीज को क्वेश्चन करके चलना है, वही बार बार बोल रही हूँ, अलग से प्रैक्टिस करेंगे, जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो तो ठीक है,
बट कुछ भी आ सकता है, तो वो चैप्टर पढ़ते हुए कुछ भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी ना आपको, कि इससे एमसीक्यू ऐसे बन सकता है, इससे एप्लीकेशन बेस्ड ऐसे बन सकता है। तो यहाँ पे हुआ कि कुछ पोर्ट सिटीज़ लाइक मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता जो थी वो क्या हुई, हमने देखने को मिला कि ये पोर्ट सिटीज़ थी, यहाँ पे ट्रेड होता था, इंडस्ट्रीज होती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम आसान था, मतलब चीज़ लाना, स्टोर करना, और वेयर हाउस आप प्रॉपर यहीं बना देते थे। शिप आई, यहीं पे अनलोड करो और आगे फिर पर्टिकुलर जगह पे आप सामान ट्रांसपोर्ट करो। तो यहाँ पे कुछ रॉ मटेरियल मिल जाता था, ट्रांसपोर्ट और वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज आसानी से हो जाती थी। अगर क्वेश्चन पूछे कि वाई इंडस्ट्रीज वाज प्रेजेंट ओनली एट द पोर्ट सिटीज बिफोर द इंडिपेंडेंस, कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर के नाम और मेंशन है। अगर नाम पूछ ले देखो सेंटर्स के, तो मतलब कुछ बुरी किस्मत के क्वेश्चन भी होते हैं पेपर में, तो हर चीज़ के लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए ना। अब नाम पूछ ले, कंसेप्ट पूछ ले, सुना है मैम ने बताया है क्या चीज़ है, बट नाम पूछ लेगा तो क्या करोगे? तो यू हैव टू लर्न दीज नेम, बड़ौदा, कैम्बटर, बैंगलोर, पुणे, फरीदाबाद एंड राजकोट। ठीक है, ये चीज़ें हमें याद रखनी है। कुछ अदर इंपॉर्टेंट सेक्टर थे। अब देयर इज अ वर्ड कॉल्ड स्मॉल स्केल सेक्टर और कॉटेज इंडस्ट्री। देखो, जो इंडस्ट्री एक छोटे लेवल पे काम कर रही है, बड़े लेवल पे काम नहीं कर रही है, वो कहलाती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। विलेज में ऑपरेट कर रही है, अब ज़्यादा पैसा नहीं है। जनरली देखो, कंसेप्ट बताऊँ, इतना डिटेल नहीं है आपके, बस इनके इनके पास जो होती है वो लो कैपिटल होती है। ठीक है, लो इन्वेस्टमेंट करते हैं ये लोग, तो रिटर्न भी प्रॉपर कंपैरेटिवली लो आता है। ठीक है, लो कैपिटल है, लो इन्वेस्टमेंट है, लो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगी, तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं करेंगी, छोटा मोटा सामान बनाएंगी, बहुत ज़्यादा हैवी और बल्कि सामान नहीं बनाएंगी। इसके अलावा एक आप लोगों के लिए होमवर्क है आज की क्लास का, कि आप लोगों ने अभी एमएसएमई वर्ड बहुत सुना होगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। हल्ला है बहुत, इनको ग्रांट दिया गया है, प्रमोट किया गया है, एमएसएमई पे फोकस करो, माइक्रो स्मॉल मीडियम, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैवी इंडस्ट्रीज तो नहीं है, तो वी नीड टू फोकस ऑन द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो आप लोग मुझे चेक करके प्रॉपर्ली ये बताएंगे कि कौन सी इंडस्ट्री माइक्रो कहलाती है, मतलब देयर इज अ सर्टेन लिमिट कि इतने पर्टिकुलर इतने अमाउंट तक का टर्नओवर होगा तो उसको हम माइक्रो बोलेंगे, इतने तक का होगा तो उसे मीडियम बोलेंगे, इतने तक का होगा तो उसे स्मॉल बोलेंगे। ठीक है, तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के लिए आप लोग मुझे चेक करके बताएंगे कि कितना कितना अमाउंट है, तो कौन सी माइक्रो, कौन सी मीडियम एंड कौन सी स्मॉल। एंड जब आपको स्मॉल का अमाउंट याद हो गया तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मीनिंग भी लिख सकते हैं कि एक इंडस्ट्री जो जिसका टर्नओवर इतने तक अमाउंट तक का है, वो इंडस्ट्री क्या कहलाती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए देखो, ऐसा नहीं है ना, अब अंबानी और टाटा कंपनीज जो हैं, ये लोग जनरली छोटे प्रोडक्ट नहीं बना सकते। इंडिया के प्रोडक्ट की, इंडिया की बात कर लो, या चलो ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे सारी एमएनसीज ले लो, ऐसा तो नहीं है इतनी बड़ी कंपनी इतना पैसा, ये छोटे छोटे नट बोल्ट बना नहीं सकती, ये बाहर से क्यों ले रही हैं, कुछ रॉ मटेरियल ये स्मॉल स्केल से क्यों लेती हैं? जनरली बिकॉज गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर को रिजर्व कर दिया है। गवर्नमेंट कोशिश करती है प्रमोट करके चला जाए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, अदरवाइज मार्केट को तो पूरी तरीके से ये हैवी इंडस्ट्री ही कैप्चर कर लेंगी। ठीक है, तो यही चीज होती है, गवर्नमेंट कुछ सेक्टर रिजर्व करके रखती है स्मॉल स्केल के लिए। जैसे कुछ एग्जांपल है स्टेशनरी, ग्लास, वुड प्रोडक्ट वगैरह। तो गवर्नमेंट इनको जो क्या करती है, प्रॉपरली इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट इनको क्या देती है, इंसेंटिव, कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करती है कि भैया हम आपको ये चीजें ऑफर कर रहे हैं जिससे आप थोड़ा सा प्रोटेक्टेड फील करो और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रह सके और आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन फील ना हो। तो दैट्स वाई एक रिजर्व करने का काम करती है प्रोडक्ट। इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी देती है। इंस्टीट्यूशनल मतलब बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी सी इंस्टीट्यूशन बने हैं, जैसे सिडबी हो गया, ऐसे डीआईसी करके है। ठीक है, मत फोकस करो इन चीज़ों पे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट सेंटर करके है, ये नहीं देखना है हमें, बट बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशनल, और बस ये वर्ड याद रखो, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल तरीके से, लाइक कंसेशन दे देती है, 50% इलेक्ट्रिसिटी ऑफ दे दिया, वाटर बिल पे ऑफ ले लो, टैक्स हॉलीडे ले लो, मतलब कुछ टाइम तक आप आए हो तो एक काम करो, 3, 4 या 5 साल तक आप टैक्स मत दो, उसके बाद से टैक्स देना स्टार्ट कर देना। अभी धीरे धीरे अपने पैर जमा लो मार्केट में, टैक्स में लगा दोगे पैसा तो रिटर्न नहीं आप ज़्यादा कमा पाओगे। तो ऐसे कुछ गवर्नमेंट जो है ये नॉन इंस्टीट्यूशन में जाते हैं। वहीं कुछ संस्थाएं जो होती हैं जो ये काम कर रही हैं स्मॉल स्केल को प्रमोट करने का, वो किस में जाता है, आपका इंस्टीट्यूशनल में जाता है। ठीक है, इसके बाद 1991 में हम देखें अगर इंडिया में, तो लार्ज स्केल में 28% लोग एम्प्लॉयड थे और स्मॉल स्केल में 72% लोग जो थे वो एम्प्लॉयड थे। दिस इज द बेसिक डेटा। उसके अलावा हम बात करते हैं, यहाँ पे एक वर्ड है ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। तो ये ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन बिल्कुल स्टार्टिंग में मैं मीनिंग बता चुकी हूँ। अभी रिसेंट जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑन इंडिया, वो आप लोग देखिए, अगर नहीं देखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो यहाँ के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जिन बच्चों के पास पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से भी दैट वाज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो प्लीज़ उसे देखो, वो कॉन्सेप्ट, वो टॉपिक, वो क्वेश्चन आपके मल्टीपल सब्जेक्ट में हेल्प करेगा, ठीक है। और जिनके इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स में भी वो टॉपिक हेल्प करेगा। तो गाइज प्लीज़ गो एंड वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो। अब हम बात करते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी जो ऑपरेट करती है, जिसकी फंक्शनिंग है इन 2 और मोर कंट्रीज, 2 या 2 से कंट्रीज से ज़्यादा। अब 1991 में जब लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आ गया तो बहुत सारी एमएनसीज आके यहाँ पे इन्वेस्ट करने लगी, प्लस इंडिया की भी कुछ कंपनीज ने बाहर अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। तो ये कंसेप्ट कहलाता है मल्टीनेशनल कंपनी का, ठीक है। इसमें नहीं जा रहे हैं फायदे हैं नुकसान है, दैट इज नॉट द टॉपिक, अभी इतना कहानी नहीं देखनी हर चीज़ों की। अब एक टर्म आता है आउटसोर्सिंग। देखो आउटसोर्सिंग मतलब सिंपली होता है गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम आउटसाइड, गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम आउटसाइड, काम जो है वो बाहर से करवाना। क्या मतलब है इसका? अब वैसे तो देखो जनरली मोस्टली काम जो है कंपनी खुद कर रही है, बट कुछ ऐसे काम जो एक्स्ट्रा है, कंपनी के डायरेक्ट प्रोडक्शन, डायरेक्ट प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, ऐसे कुछ काम कंपनी बाहर से करवा लेती है। लाइक जैसे गूगल है फॉर एग्जांपल, गूगल अपने एम्प्लॉयज़ का रिसिप्ट और ये सब मेंटेन करवाने का कुछ बेसिक काम जो है वो किसी बाहर की एक बेसिक कंपनी से करवाती है, तो वो कंपनी ही कहलाती है आउटसोर्सिंग कंपनी। अगर आपने वर्ड सुना होगा बीपीओ, बहुत लोगों को सुनते हो, कहाँ काम कर रहे हैं हम, बीपीओ में काम कर रहे हैं। लाइक जेनपैक्ट में लोग अगर काम करते हैं तो जेनपैक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बीपीओ, जेनपैक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बीपीओ, दैट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। कुछ बिजनेस यूनिट अपने प्रोसेस को, कुछ अपने काम को क्या करती है, आउटसोर्स करवाती है, मतलब बाहर के किसी इंडिविजुअल या बाहर की किसी कंपनी से करवाती है, जिससे कि उनको टाइम मिल जाए मोर प्रोडक्टिव जगह पे ध्यान देने की, और ये जो एक्स्ट्रा काम है जो उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट और प्रोडक्टिव नहीं है वो किसी और जने से करवा ले, ठीक है। तो वो कोई और जना उस काम में ज़्यादा अच्छा स्पेशलाइज होगा, तो अच्छे से कम टाइम में प्रॉपरली वो काम करके दे देगा। ये क्लियर हुआ आउटसोर्सिंग? बस वर्ड यूज हुआ है बुक में, दैट्स वाई मेरे लिए ज़रूरी हो गया था कि इसका मतलब आपको समझाऊं, वरना आप वर्ड पढ़ के स्किप कर देते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये बुक में एक एग्जाम्पल लिखा है, पार्ले करके कोको कोला का एग्जाम्पल दिया, जस्ट रीड दैट एग्जाम्पल। मैं बस यहाँ पे क्वेश्चन बता रही हूँ आपको कि हाउ डू एडवर्टाइजिंग इम्पैक्ट द कंजम्पशन। सिंपल सी बात है, आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, आप ऐड दे रहे हो, पब्लिक इमेज बन रही है, पब्लिक इमेज बन रही है, एक वाइडर रीच हो रही है, आपकी वाइडर रीच हो रही है। तो वाइडर रीच अगर होगी तो लोग आपका प्रोडक्ट देख रहे हैं तो पीपल विल डिमांड मोर, डिमांड ज़्यादा होगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और अल्टीमेटली उससे होगा क्या, फिर कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा। इस तरीके से फ्लो चार्ट अगर बना के पढ़ लिया तो याद करने में मुश्किल नहीं होगी, और कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, जस्ट लॉजिक पे बेस्ड थी चीज़ें, है ना। फिर एक वर्ड आता है डिसइन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कहीं पे ऐसी जगह पे पैसा लगाना जिसके बदले आपको रिटर्न मिले, कमाई मिले, पैसा मिले। तो डिसइन्वेस्टमेंट होता है पैसा वापस खींच लेना उस जगह से। तो हो ये रहा था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को नुकसान हो रहा था, तभी तो ये 1991 में प्राइवेटाइजेशन लाए। तो अब हमने कहा कि भैया जनरली प्राइवेट को प्रमोट करो। तो जब गवर्नमेंट एंटरप्राइज, पब्लिक एंटरप्राइज ने कुछ जगह से अपना पैसा वापस ले लिया, अपनी पूरी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी जो कंपनीज होती थी उनको, कंपनी को पूरा बेच दिया या कुछ पार्ट कंपनी का बेच दिया प्राइवेट लोगों को, तो उस कंसेप्ट को हम कहते थे डिसइन्वेस्टमेंट, सेलिंग ऑफ द शेयर ऑफ द पब्लिक सेक्टर, या पूरा कुछ आपने, पूरी ही अंडरटेकिंग आपने बेच दी है अपनी, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है व्हाई एमएनसी आउटसोर्स द वर्क, व्हाई एमएनसी आउटसोर्स द वर्क फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। एमएनसी अपना वर्क आउटसोर्स क्यों, मतलब डेवलपिंग कंट्री इंडिया जैसी कंट्री से क्यों आउटसोर्स कराती है? तो द फर्स्ट बेसिक रीजन कि यहाँ पे लेबर सस्ती मिल जाती है। एक तो इतनी पॉपुलेशन है, काम नहीं है, इतनी मारामारी है, सस्ते वेज रेट में भी लोग काम करने को तैयार हो जाते हैं, प्लस कोई वर्किंग कंडीशन ऐसी नहीं है ये करना है वो करना है, ये रूल्स है वो रूल्स है, क्योंकि इतना ज़्यादा फॉर्मल सेक्टर में काम हो ही नहीं रहा है। तो ये दो चीज़ें होती है जिस वजह से जो है एमएनसी अपना काम फ्रॉम द कंट्रीज लाइक इंडिया यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज से बेसिकली कराती है, बिकॉज यहाँ पे लेबर चीप है और यहाँ पे वर्किंग कंडीशन भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पुअर वर्किंग कंडीशन, ठीक है। फिर देखो हमने ये देखा कि इंडिया में, हमने पहले एक बात तो ध्यान रखो, इंडिया में प्राइमरी सेक्टर बहुत ज़्यादा है, ऑल दो रिटर्न यहाँ से बहुत कम है। फिर सीधा जो पॉपुलेशन है ना वो टर्शरी सेक्टर में हमें देखने को मिलती है, मतलब सर्विस सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर जो है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इंडिया इतना ज़्यादा है ही नहीं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन। तो इस वजह से टर्शरी सेक्टर में जब इतना सारा जो था पर्टिकुलरली लोग बढ़ रहे थे, लोग यहाँ पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो इससे एक अर्बन मिडिल क्लास जो थी वो ग्रो कर रही थी, बिकॉज सब मिडिल क्लास पीपल जो थे वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे थे सर्विस सेक्टर में, बिकॉज उनके पास इतना पैसा नहीं था कि बिजनेस कर सके, दे बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली। तो काम मिल रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी सैलरी मिल रही है, तो देन वो एक जो अर्बन मिडिल क्लास थी वो ग्रो कर रही थी यहाँ पे, ठीक है। अब एक
क्वेश्चन है हाउ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन लीड्स टू इनकम इनइक्वालिटी। तो जिस बच्चे ने वो वीडियो देखी है इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वाला कंसेप्ट, वो बच्चा इसका आंसर बहुत आसानी से दे पाएगा, क्योंकि उसमें मैंने इम्पैक्ट में आपको पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों पॉइंट बताए थे। तो वहाँ मैंने बताया था कि रिच जो है और रिच हो रहे हैं, पुअर और पुअर हो रहे हैं, रीजनल डिस्पैरिटीज आ रही हैं, जिस वजह से इनकम इनइक्वालिटी होगी। बिकॉज कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल नहीं कमा पा रहे हैं। सो दिस इज़ द रीज़न कि कमाने वाले और ना कमाने वालों के बीच में एक बड़ा गैप आ रहा है, और वो बड़ा गैप ही क्या क्रिएट करता है, इनकम इनइक्वालिटी क्रिएट करता है। ओके, सो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने ट्राई करी है बहुत डिटेल में चीज़ें करने की, और कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम एक बार में कवर कर लें, सो दैट आप लोगों को टॉपिक जल्दी जल्दी कंप्लीट हो। ओके, सो आज इतना ही करते हैं, इसको रिमेनिंग चैप्टर को हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।